गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। अभी तक हमने कुछ टॉपिक आपको पढ़ा दिया था कि घर्षण क्या होता है, घर्षण के प्रकार। घर्षण दो प्रकार का होता है, मैंने बताया था आपको। मैंने आपको स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण के बारे में बताया था। इसके बाद मैंने बताया था गतिज घर्षण आपके 3 प्रकार का होता है, रैखिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लुटनी घर्षण। अब इसके बाद हमने बताया था आपको सीमांत घर्षण क्या होता है। तो स्थैतिक घर्षण बल का मैक्सिमम वैल्यू बाय विच जिसके द्वारा वस्तु स्थिर बनी रहती है सीमांत घर्षण कहलाता है। आज हम जो टॉपिक बात करने जा रहे हैं, सीमांत घर्षण के नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सीमांत घर्षण के कौन कौन से नियम हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो एग्जाम बहुत ही पूछता है। तो सीमांत घर्षण के नियम में 3 नियम हैं। पहला, वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला सीमांत स्थैतिक घर्षण संपर्क तल पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? संपर्क तल पर निर्भर करता है। मतलब हमारा सतह चिकना है कि खुरदरापन है, उस पर डिपेंड करता है हमारा क्या, स्थैतिक घर्षण बल का मान। दूसरा क्या है, वस्तु तथा सतह के अगर देखो यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं। पहले वाले में चिकनापन होगा तो वहाँ घर्षण कम होगा, खुरदरापन होगा घर्षण ज़्यादा होगा, जानते हैं। दूसरा नियम क्या है, वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल क्या होता है, स्पर्श रेखीय होता है। वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो क्या होता है, स्पर्श रेखीय होता है। तीसरा नियम क्या है, वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला सीमांत स्थैतिक घर्षण Fs अभिलंब प्रतिक्रिया R, देख रहे हो यहाँ पे कि क्या होता है, समानुपाती होता है। अतः Fs प्रोपोर्शनल क्या होगा, R होगा। ठीक है, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो म्यूस लगा देंगे। तो Fs इक्वल टू म्यूस R आपका आ गया। म्यूस क्या है, तो म्यूस आपका स्थैतिक घर्षण गुणांक है। फार्मूला याद रखेंगे, Fs इक्वल टू म्यूस R। अगर यही गति घर्षण की बात करेंगे तो उसमें Fk इक्वल टू म्यू के आर, म्यू के क्या है, गति घर्षण गुणांक। ओके, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, घर्षण कोण क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R का परिणामी P। अभिलंब प्रतिक्रिया R से जो कोण बनाता है उसे ही हम घर्षण कोण कहते हैं। समझिएगा, पहले फिगर से समझिए, फिगर से समझिएगा ध्यान से। देखिए बता, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, आगे की ओर पर लगा है F, अब उसका भार नीचे एम लगेगा, ऊपर की ओर R। तो F R ऊपर की ओर और इधर लगेगा क्या, इधर लगेगा आपका फ्रिक्शन। इसके वस्तु अगर आगे चल रही है तो इसके विपरीत दिशा में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। अगर फ्रिक्शन विपरीत दिशा में लग रहा है तो इन दोनों का परिणामी जो होगा, मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया, जैसे अभिलंब प्रतिक्रिया R जो आपका Fs है, Fs का परिणामी क्या है, P है। और ये जो P जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बना रहा है उसी को हम बोलते हैं घर्षण कोण। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा जो होगा tan थीटा एस Fs अपन R के बराबर होगा। ठीक है, तो tan थीटा एस Fs अपन R क्या होगा, म्यूस के बराबर होगा। बिकॉज Fs इक्वल टू म्यूस R, देन म्यूस इक्वल टू Fs अपन R। इसको याद रखें, tan थीटा एस इक्वल टू म्यूस। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, आनत तल पर घर्षण, फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब एक, जैसे आप सरकते होंगे किसी चीज़ पे, जैसे आपके घर में सीढ़ी होगा तो वहाँ अगर आप सीढ़ी पर सरकेंगे तो वो आपका क्या है, एक आनत तल है। ठीक है, तो मान लीजिए एम द्रव्यमान का कोई पिंड थीटा झुकाव वाले आनत तल पर रखा है। पिंड पर निम्न 3 प्रकार के बल कार्यरत हैं होंगे। कैसे, समझिए फिगर में।
जैसे मान लीजिए आपका सरकने वाला सीढ़ी हो गया, इस पर मैं ये कोई वस्तु रखा हूँ। अब देखो वस्तु अगर है तो इसका भार जो होगा नीचे की ओर लगेगा mg। अगर यह कोण थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। भार नीचे mg, इस mg के दो घटक होंगे, जिस कोण से सटा हुआ कॉस्ट। अब देखो अभिलंब प्रतिक्रिया r, इसका ये घटक mg, इसके दो घटक, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो कोण से ये वाला सटा हुआ है तो ये mg cos थीटा s और ये mg sin थीटा s। और इसके विपरीत दिशा में लगेगा क्या, fs लगेगा। वस्तु नीचे आएगी तो उसके दिशा में फ्रिक्शन लगेगा fs, ऊपर की ओर r। तो इस पे तीन प्रकार के बल कार्यरत होंगे। पिंड का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, चेक कर लो नीचे की ओर। दूसरा क्या है, दूसरा है पिंड द्वारा लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया r ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, सही बात है। और घर्षण बल fs आनत तल के अनुदिश ऊपर की ओर। अतः जब संतुलन होगा इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, हमारा जो fs होगा, यह जो fs है यह कंट्रोल करेगा mg sin थीटा s को, करेगा इक्वेशन फर्स्ट। और जो हमारा r है वो कंट्रोल करेगा mg cos थीटा s को। ओके, अब देखो fs, अब r इक्वल टू पढ़े हो आप, fs इक्वल पढ़ो म्यू एस आर, तो मैं r इक्वल टू सकता हूँ fs अपन म्यू एस, fs अपन म्यू एस चला गया इधर, तो fs इक्वल टू आ गया म्यू एस mg cos थीटा s। अब दोनों इक्वेशन n2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1/2 गिव्स कर दिया जाता है। fs गया, mg से mg गया, आपका आ गया 1/μs, और साइन अपन कॉस होता है 10, तो आपका म्यूस इक्वल टू आ गया 10 थीटा s। ओके, तो इसी को आपको डिराइव करना था। आनत तल पर अगर कोई पिंड गति कर रहा है, अगर कोई पिंड आनत तल पर गति कर रहा है तो उसके लिए म्यूस मतलब स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना होगा, 10 थीटा s होगा। तो इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा। अब अगला नेक्स्ट वीडियो हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक अपने हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ तक आप पढ़िएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।